हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोगों के एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे, अच्छे से पढ़ रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो। साथ ही साथ टुडे इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर, दैट इज गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम्स। ठीक है बेटा, इससे पहले हमने सारे ऑर्गेनल्स काफी अच्छे से देख लिए, काफी डिटेल में देख लिए, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी हमने टच कर लिया, एनसीईआरटी भी हमारा इसमें कंप्लीट हो गया है। आज हम देखेंगे गोल्गी बॉडी की बात करेंगे। ठीक है बेटा, चले। गोल्गी बॉडी इट इज ऑल्सो अ सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिज्म, बट ये हम ऑलरेडी बहुत पहले ही जान चुके हैं कि गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, चाहे फिर वो आरईआर हो चाहे फिर वो एसईआर हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेनस बॉडी लिखने की मुझे कहीं जरूरत है नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता है। इसका डिस्कवर कैमिलो गोल्गी ने किया था, इसीलिए इसका नाम उन्हीं के बेस पर गोल्गी बॉडीज रखा गया है। डिस्कवर और नेम दोनों ही कैमिलो गोल्गी ने किया था इन 1988। ठीक है, इसके बाद देखिए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होता है। बेटा एक बार जरा आप देखो यहाँ पे कैसे। ये सेल है हमारी, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस। यहाँ पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है और यहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। फाइन, आई विल बी रॉन्ग, मैंने इससे पहले सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फाइन, तो इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से ही कुछ पोर्शन क्या हो जाता है, जब सेल की ग्रोथ होने लगती है, धीरे धीरे मेम्ब्रेन्स बनने लगते हैं, ऑर्गेनल्स बनने लगते हैं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक पार्ट उससे अपार्ट होकर सेल में कहीं और जाकर फॉर्म कर लेता है गोल्गी बॉडी को। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट हुई है, कहीं अलग से कुछ नहीं बना है। जिस तरीके से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाइलिपिड मेम्ब्रेन है, सेम गोल्गी बॉडी भी वैसी ही है, सिंगल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, मैं उसका डायग्राम अभी आपको बना के बताऊंगी, बट ये याद रखना है कि गोल्गी बॉडी जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एक सिंगल ऑर्गेनल हम बोल सकते हैं, न्यूक्लियस अपने आप में मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल नहीं है, वो तो बिल्कुल डायरेक्टर है उस सेल का। और जिस तरीके से हम बोल सकते हैं प्लास्टिड, उसका फॉर्मेशन अपने आप में अलग होता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स और मेम्ब्रेन्स। फाइन, इसके अलावा देखिए हम राइबोसोम, इन सबका फॉर्मेशन अपने अपने अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन गोल्गी बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो अपने आप नहीं होता। फाइन, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही थोड़ा सा अपार्ट होकर उसके कुछ पार्ट, कौन से वाले पार्ट, सिस्टर्ने, वैक्यूल्स, वेसिकल्स, याद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपन ने बात करी थी ना, ट्यूब्यूल्स से बने होते हैं, सिस्टर्ने से बने होते हैं, वेसिकल्स, उसमें 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स में से सिस्टर्ने और वेसिकल्स, ये दोनों भी चीजें उसमें से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से अपार्ट हो जाती हैं। समटाइम्स ट्यूब्यूल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, वो अपार्ट हो जाते हैं। साथ में वैक्यूल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स, वो भी अपार्ट होकर सेल में कहीं साइड में किसी भी जगह पर, साइटोप्लाज्म में किसी भी जगह पर वो अपार्ट होकर सिचुएट हो जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज गोल्गी बॉडी। फाइन, इसके अलावा देखिए ये आरबीसी सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, इस चीज को याद रखना है। Absent in RBC of mammals. Mammals आपको सबको पता है, ब्रेस्ट फीडिंग एनिमल्स, ठीक है, जो अपने बच्चों को मिल्क फीड कराते हैं, यूजर कॉल्ड एज मैमल्स कैटेगरी। मैमल्स की जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स। इफ एनीबॉडी डोंट गेट कंफ्यूज नहीं होना है, भूलना भी नहीं है, आरबीसी वैसे सबको पता होगी, नहीं पता है तो भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। रेड ब्लड सेल्स, मैमल्स की जो रेड ब्लड सेल्स है बेटा, इंक्लूडिंग अस आल्सो बिकॉज वी आर आल्सो कंसिडर्ड इन मैमल्स, उनमें गोल्गी बॉडी नहीं होती है। ठीक है, आरबीसी की अगर मैं बात करूं तो बेटा वो इन्यूक्लिएटेड सेल है, वो ऐसी सेल है जिसमें आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, आपको कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलेगी। फाइन, तो आरबीसी तो बिल्कुल ही डिवॉइड काइंड ऑफ सेल है हमारी बॉडी के अंदर। इन मैमल्स में जितने भी मैमल्स हैं उन सब के अंदर आरबीसी में सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, अदरवाइज कोई भी ऑर्गेनल और न्यूक्लियस भी क्या, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है आरबीसी। ठीक है, इसके बाद प्लांट्स के जो सेफ ट्यूब्स है, अभी आप
कोई टिश्यू चैप्टर नहीं पढ़ाया है, आप जब आगे मैं आपको बताऊंगी तो हम टिश्यू चैप्टर के अंदर इवन आप 8th क्लास में भी पढ़कर आए होंगे, 7th क्लास में, 8th में नहीं 7th क्लास में आप लोग पढ़कर आए होंगे कि प्लांट सेल्स जो है उसमें फ्लोएम एंड जाइलम सेल्स होती है। फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा रिमेंबर कर सकते हो आप लोग है। तो उसमें जो सीव ट्यूब्स याद है, फ्लोएम के अंदर 4 टाइप ऑफ सेल्स होती है, उसमें एक सीव ट्यूब भी होती है। तो सीव ट्यूब्स के अंदर भी गोल्गी बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, वहां पे सीव ट्यूब्स के अंदर गोल्गी बॉडी का कोई काम नहीं होता है, क्लियर। इसके अलावा प्लांट सेल्स के अंदर ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बनता है, प्लांट सेल्स के अंदर इट इज कॉल्ड एज डिक्टियोसोम्स। क्या बोलेंगे इसको? डिक्टियोसोम्स बोलेंगे प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है। मैमल्स मतलब एनिमल सेल्स के अंदर इट इज कॉल्ड एज अ गोल्गी बॉडी, बट प्लांट सेल्स के अंदर इसको बोला जाता है डिक्टियोसोम्स। इसका काम क्या है? एंजाइम्स का सिक्रीशन करना। सी सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स सेल के अंदर, यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है देखो, वैक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। मैं अभी बिल्कुल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटली आपको बताऊंगी, उससे पहले आप समझ लो वैक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं ये इनकी बॉडी में से, गोल्गी बॉडी में से एक साइड से जो मैच्योरिंग फेज होता है उसका वहां से वैक्यूल्स रिलीज करता है, जिसके अंदर कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्यूलर सिक्रीशंस। कौन क्या क्या? प्रोटीन्स, एंजाइम्स, पिगमेंट्स, लैक्टिन प्रोटीन, मिल्क का जो प्रोटीन होता है, मैमल्स में जो मेमोरी ग्लैंड होती है वहां पे ये उस गोल्गी बॉडी के अंदर ये सारी चीजें स्टोर रहती है या फिर ये सिंथेसाइज करती है, ठीक है। इसके बाद देखो आप इसका और क्या काम है, जस्ट बिकॉज की प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, लिपिड्स का फॉर्मेशन भी करती है, ये सिंथेसिस करती है, इसीलिए ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल हम पढ़ेंगे लाइसोसोम, बेटा लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्गी बॉडी के थ्रू ही होता है, ठीक है। अब इसके डायग्राम पे आ जाते हैं। डायग्राम में आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि सिस्टर्नी वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स नहीं है इसके अंदर, ठीक है। समटाइम्स ट्यूब्यूल्स भी अरेंज हो जाते हैं, बट जो याद है हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर ने देखा था फ्लैटेंड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्स होती है इस तरीके की, लेकिन कोई भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरीके से बाहर नहीं निकली हुई है जो ट्यूब्यूल्स में निकली हुई रहती है, फाइन। तो सिस्टर्ने से बना हुआ है जो गोल्गी बॉडी है बेटा, किससे बनी हुई है? सिस्टर्ने से बनी हुई है और वेसिकल्स से बनी हुई है। वेसिकल्स सर्कुलर बॉडीज, फाइन, आसपास में इस तरीके से सर्कुलर बॉडीज रिलीज होती हैं। और ये वैक्यूल्स, फाइन, ठीक है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, अब इसके अंदर बेटा मैट्रिक्स फिल्ड होता है। सेल के अंदर पहले ही मैं वर्डिक्ट दे चुकी हूं कि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं दे ऑल आर मेम्ब्रेनस, अब चाहे डबल मेम्ब्रेन हो चाहे सिंगल मेम्ब्रेन हो, and every membrane contain their liquid, contain their matrix region, membranal matrix बोलेंगे हम उसको, है ना। ये जो सिस्टर्ने की सिंगल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये ग्रीन कलर का जो है मैंने क्या फिल किया है, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। तो गोल्गी बॉडी का ये मैट्रिक्स रीजन है, इसमें मैट्रिक्स फिल है। क्लियर हो गई बात बेटा, ठीक है। अब देखिए अब आप क्या इंपॉर्टेंट है समझना इसके अंदर, वो ये कि गोल्गी बॉडी के अंदर बेटा दो फेस होते हैं, एक तो ये वाला साइड और दूसरा ये वाला साइड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिस फेस। ये कॉन्वेक्स होता है, मिरर तो आप सब जानते ही हो, फिजिक्स वगैरह में पढ़ रखा है। इसका जो शेप है वो कॉन्वेक्स शेप होता है, एंड ये जो है दिस इज ट्रांस फेस। क्वेश्चन आता है बेटा इससे भी, और दिस इज कॉन्वेक्स साइड। इसकी जो फेस है कॉन्वेक्स, फाइन, सॉरी कॉनकेव, जैसे केव होता है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर यहां से अपीयर होगा, एंड दिस साइड इज फॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर, दिस साइड कॉनकेव मिरर। दिस साइड इज कॉल्ड ट्रांस फेस, इज हैविंग कॉनकेव मिरर शेप,
एंड सिस फेज इज हैविंग कॉन्वेक्स मिरर शेप। सिस फेज को और भी एक और नाम बोला जाता है फॉर्मिंग साइड में या फिर फॉर्मिंग फेस, और ट्रांस फेज को बोला जाता है मैच्योरिंग फेज। ठीक है, और ऐसा क्यों बोला जाता है उसको बहुत ध्यान से समझिए। सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे देखो मैंने बताया था आपको, नहीं यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये ओरिजिनेट है, ये ओरिजिनेट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, ये अपार्ट हो गया साइटोप्लाज्म में, एक साइड में ही अपने आप को उसने डेवलप किया, अपनी मेम्ब्रेन्स डेवलप करी, अपने आप को उसने डेवलप किया। इसके बाद सेल्स साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन कौन सिक्रीट कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स की हेल्प की वजह से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिक्रीट कर रहे हैं, लिपिड्स, फैटी मॉलिक्यूल्स वगैरह। ठीक है, सर्टेन अदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस सिक्रीट हो रहे हैं। जो हम फूड खाते हैं वो भी सेल्स के अंदर जाते हैं तो सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। वो सारे के सारे जो वैक्यूल्स के फॉर्म में, किस फॉर्म में, वैक्यूल्स के अंदर इकट्ठे होकर, नॉर्मल सी बात है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी चीज अगर स्टोर होती है तो वो एक तरीके से सर्कुलर बॉडी के अंदर स्टोर होती है। मतलब सर्कुलर बॉडी कैसी, आउटसाइडली वो कैसे है, मेम्ब्रेनस से कवर्ड है। ठीक है, बायोलिपिड जो प्रोटीन और लिपिड्स की जो मेम्ब्रेन है, जो हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो मेम्ब्रेन पढ़ी है, उस मेम्ब्रेन से वो कवर्ड होती है। राइट, अभी वो वैक्यूल क्या करेगा, ये जो सिस फेज है, फॉर्मिंग फेज है, वो क्या करता है, यहां से उसको ग्रैब करता है, यहां से उसको पकड़ लेता है। मतलब गोल्गी बॉडी के पास में जो पर्टिकुलर जितने भी एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, वो सब कहां से आते हैं, उसकी सिस फेज साइड से। ठीक है, यहां से एंटर करा फर्दर मेम्ब्रेन्स के अंदर, और उन पर्टिकुलर आप ये मानकर चलो कि वो रॉ मटेरियल्स है। ठीक है, अभी प्रोडक्ट बना नहीं है। ठीक है, जब हमें अभी घर में अगर हमें कोई सब्जी बनानी है, कोई वेजिटेबल बनानी है, तो हम सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं, फिर रॉ मटेरियल्स को एक साथ बाइंड करके फिर एक पर्टिकुलर एक वेजिटेबल बनती है। तो सेम वैसे ही अभी सब ऑर्गेनल्स से अलग अलग प्रोटीन्स, एंजाइम, मिनरल्स वगैरह आ रहे हैं, वो सारे के सारे आ गए अंदर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स के अंदर, रिएक्शन हुई, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई, और वो बनकर कहां से रिलीज हुए, उसके ट्रांस फेज से, विच इज कॉल्ड मैच्योरिंग फेज। मतलब ये वाले जो प्रोटीन्स है, सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रोटीन, सर्टेन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, सर्टेन इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स, काइंड ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारे आई का कलर, हमारे बालों का कलर, हमारे फेस का कलर, फाइन, लिप्स का कलर, स्किन का कलर, सबका पिगमेंट होता है बेटा। तो प्लांट्स के अंदर बात करें तो दे आल्सो हैविंग देयर डिफरेंट पिगमेंट कलर्स। तो वो पिगमेंट ये सब यहाँ से रिलीज होते हैं, किसके फॉर्म में, वेसिकल्स के फॉर्म में। फाइन, वेसिकल्स के फॉर्म में यहाँ से रिलीज होते हैं, एंड देन बाद में बाहर जाकर अगेन वैक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके अंदर वो पर्टिकुलर सब्सटेंस स्टोर हो जाता है। अब जब इन फ्यूचर जब सेल के डिवीजन की टाइम आती है, तब ये सब स्टोरेज सब्सटेंसेस काम आते हैं, हेल्प में आते हैं, या फिर समटाइम्स सेल रप्चर हो जाती है। अब पर्टिकुलर एक जगह से सेल वॉल रप्चर हो गई, सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, या इंटरनल ऑर्गेनल्स की सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, तब उस वक्त ये जो स्टोरेज मटेरियल है वो पर्टिकुलर उस जगह पर जाकर एक्ट करता है, वहां पे उसको पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स मिलते हैं, और जो रप्चर्ड सेल मेम्ब्रेन है वो वापस से फुली डेवलप्ड हो जाती है। क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। कंफ्यूजन होगी भी अगर बेटा तो मुझे जरूर पर्सनली पूछ लेना। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें बनती है, बहुत सारे मटेरियल्स बनते हैं, एक्स्ट्रा में बनते हैं, तो वो स्टोर कर लिए जाते हैं। इन फ्यूचर जब सेल में डैमेज हो जाता है, रप्चर हो जाता है, तब वो स्टोरेज मटेरियल क्या होता है, उसकी मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसॉल्व होती है, वो पर्टिकुलर जो भी प्रोटीन, जो भी एंजाइम, जो भी अदर सब्सटेंसेस है वो वहां जाकर एक्ट करता है, और जो डैमेज मेम्ब्रेन है या डैमेज ऑर्गेनल है उसको वापस से सिंथेसाइज करता है, उसको सूद करता है। ठीक है, बात समझ आ गई? चले आगे बढ़े अब। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये जो मैकेनिज्म थी ये मेरे को समझानी थी कि सिस फेज से तो वो क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को एंटर करवाते हैं मैट्रिक्स लेयर, उसकी जो सिस्टर्नल जो ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर रिएक्शन मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, वहां से फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ट्रांस फेज से मैच्योरिंग फेज से साइटोप्लाज्म में रिलीज
किया जाता है। इसी तरीके से तो अभी जो मैं आपको लाइसोसोम बताने वाली हूँ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स आल्सो। तो लाइसोसोम्स भी इन्हीं वैक्यूल्स के फॉर्म में रिलीज किए जाते हैं। व्हाट लाइसोसोम्स कंटेन, लाइसोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, अभी मैंने बताया ना कि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो यहाँ से मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू रिएक्शन होके बन जाती है वो सब्सटेंसेस, और वेसिकल्स में छोटे छोटे स्मॉल स्फेरिकल सब्सटेंसेस, स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर वो सब्सटेंसेस फिल्ड होते हैं और साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिए जाते हैं। तो ऐसे ही वो सब्सटेंसेस जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है उसको फिर बाद में नाम दिया गया लाइसोसोम। वो लाइसोसोम भी यहीं से रिलीज होकर साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हो जाते हैं। बात समझ आ गई? तो अब हम आ जाते हैं लाइसोसोम पे। लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया क्रिश्चियन डी डुवे ने। उन्होंने देखा कि ये जो लाइसोसोम है वो अपने आप ही साइटोप्लाज्म में सिक्रीट नहीं हुआ है, वो ओरिजिनेट हुआ है गोल्गी बॉडी से। जिस तरह से गोल्गी बॉडी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपार्ट होकर साइड में साइटोप्लाज्म में उसने अपनी इटसेल्फ अपनी एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले कर रहा है, सिग्निफिकेंट अपनी आइडेंटिटी बनाई है। ऐसे ही यहाँ से जो वैक्यूल्स, जो स्टोरेज वैक्यूल्स जो है वो रिलीज होते हैं, उनमें से एक होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सीरीज यहाँ पे लिखा हुआ है contains several digestive enzymes. So this is called as lysosome. Fine. ये भी क्या बोलते हैं, लिपिड मेम्ब्रेन से, लिपिड प्लस प्रोटीन, बट ये सिंगल होती है। इसमें लिपिड की 2 लेयर्स नहीं होती, सिंपल लिपिड की सिंगल लेयर होती है। तो बाहर की तरफ तो ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और अंदर की तरफ में एक सिंगल लिपिड लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसके बाद इनसाइडली सब क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मतलब जो ऊपर मैंने लिख रखा है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो प्रेजेंट है। ठीक है, उसको आप डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात बेटा? ठीक है, तो इट कंटेन्स सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इसकी जो एंजाइम्स है बेटा, ये चीज समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये जो एंजाइम्स को रिलीज करता है, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो रिलीज करता है, या फिर इसके मेम्ब्रेन के अंदर ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम को स्टोर करके रखता है, उसके कुछ एंजाइम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करती है। बहुत अच्छे से समझो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ एंजाइम्स को सिंथेसाइज करती है और साइटोप्लाज्म में रिलीज करती है। साइटोप्लाज्म से गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म से वो गोल्गी बॉडी सिस फेज के थ्रू उन एंजाइम्स को लेती है। बात समझ आ गई? और फिर उसके बाद पर्टिकुलर उन एंजाइम्स को कन्वर्ट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स में और वैक्यूल स्ट्रक्चर के अंदर उसको बाहर की तरफ ट्रांसफेज से रिलीज कर देती है साइटोप्लाज्म के अंदर। बात समझ आ रही है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ एंजाइम्स को सिंथेसाइज करता है और साइटोप्लाज्म में रिलीज करता है, एंड वो लाइसोसोम्स तक कैसे आए? गोल्गी बॉडी के थ्रू। आप उसको गोल्गी अपैरेटस भी बोल सकते हैं। सम ऑफ द बुक्स आर हैविंग गोल्गी अपैरेटस रिटन इनसाइड द लाइंस। तो गोल्गी बॉडी क्या कर रही है? उसको सिस फेज, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वहां से उस पर्टिकुलर एंजाइम्स को लेती है, उन एंजाइम्स को और फाइन सिंथेसाइज करके डाइजेस्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट करती है और वैक्यूल्स के थ्रू उसको बाहर की तरफ ट्रांसफेज से साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देती है। बात समझ आ गई? तो वहां से तो लिए उसने रॉ मटेरियल्स और यहाँ से उसने रिलीज किया प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज अ लाइसोसोम्स, एंड लाइसोसोम व्हिच कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या करेंगे बेटा? डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। किसको? जो भी हम फूड पार्टिकल्स जब डाइजेस्टिव जूसेस, फूड जूसेस जब सेल के अंदर एंटर करते हैं, तब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस वक्त एक्ट करते हैं, सम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। समटाइम क्या होता है, जैसे कोई बहुत ओल्ड सेल हो गई, ठीक है, या फिर बॉडी के अंदर हमारे कुछ जिस तरह से कैंसर सेल्स प्रेजेंट हो जाती है, ट्यूमर सेल्स प्रेजेंट हो जाती है, तो कुछ तरीके की जो सेल्स है वो रप्चर होने लग जाती है। इस तरीके की जो आप बोल सकते हैं अनहेल्दी सेल्स, जितनी भी अनहेल्दी सेल्स और ओल्ड सेल्स, स्पेशली ओल्ड सेल्स का मतलब जब
आफ्टर 40-50 के बाद 60 ईयर्स के अप्रॉक्स जब बूढ़ा होने लग जाता है, तब उसकी बॉडी में जो सेल्स में जो लाइसोसोम्स है बेटा समटाइम्स क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाती है। लाइसोसोम्स जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है, फट जाएगी। तो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो रिलीज हो जाएंगे और कहाँ जाके, साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएंगे। अब क्योंकि इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स highly efficient to digest the other substances present in the cytoplasm. ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज हो गए साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये सेल को ही क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब उसकी मेम्ब्रेन लेयर को, जितनी भी अदर ऑर्गेनल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन लेयर को, सेल की मेम्ब्रेन लेयर को ब्रेक कर देते हैं और सेल इस तरीके से क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। धीरे धीरे इसका जो लेवल है आसपास की सेल्स को भी क्या बोलता है, डेड कर देता है। तो एक पर्टिकुलर जगह पर या पर्टिकुलर पूरी बॉडी के अंदर समटाइम्स इट कॉज टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन, दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। थोड़ा हाईली आप इसकी टेंडेंसी को हाईली पॉइजनस समझ सकते हो, अदरवाइज ये पॉइजनस नहीं है। ये कब पॉइजनस है, जब इसके आउटर मेम्ब्रेन जिसके अंदर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स स्टोर्ड है, जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मतलब डाइजेशन करना, ठीक है। जब कोई फूड पार्टिकल जब किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डाइजेस्ट करना होता है, तभी ये लाइसोसोम एंजाइम्स क्या करते हैं, मेम्ब्रेन से रिलीज होकर साइटोप्लाज्म में जाते हैं और उस पर्टिकुलर फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया, जब कोई अनहेल्दी सेल होती है या फिर कोई ओल्ड बॉडी की जो सेल्स होती है, ऑल सेल्स जो होती है, अब बॉडी के अंदर फूड जूसेस नहीं है, लेकिन क्या हुआ, एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइसोसोम्स क्या हो गए, सेल के अंदर बर्स्ट हो गए। तो वो पर्टिकुलर जिस सेल के लाइसोसोम्स बर्स्ट हुए वो तो उस सेल को बस क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन आसपास के जो सेल्स होती है उनको भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो पर्टिकुलर पर्सन, नॉट इन एवरी केस, डेथ में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा देखो आप, ये मेम्ब्रेनस सैक है, अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ से बनता है, ये कहाँ से बनेड होता है, ये वॉल की बॉडी से ही रिलीज होता है। फाइन, सिंगल मेम्ब्रेनस है, हम बता चुके हैं। इसका काम क्या है, फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में, अभी मैंने आप लोगों को एक साथ बताया, कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। इसके अलावा कोई भी बॉडी के अंदर सेल के अंदर बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडीज एंटर करती हैं तो उसको भी डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, ठीक। तो ये स्टोरी थी गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम्स की। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। फाइन, तो ये चैप्टर अब हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। सो अच्छे से रिवाइज करके आना, एनसीईआरटी थोड़े से वीडियोस एक बार थोड़े से और देख लेना, सो आप लोग आंसर दे सको। तब तक अच्छे से पढ़ो, सेफ रहो।